हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गार्जियनशिप के बारे में। मुस्लिम लॉ में गार्जियनशिप का क्या प्रोविजन दिया गया है उसके बारे में फुल डिटेल डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। गार्जियनशिप गार्जियनशिप को जानने से पहले हमें इसमें एज लिमिटेशन, एज के बारे में जानना चाहिए। यानी कि एज ऑफ मेजोरिटी कितने एज पे होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। इंडियन मेजोरिटी एक्ट में जो एज ऑफ मेजोरिटी दिया गया है एंड मुस्लिम लॉ में जो एज ऑफ मेजोरिटी दिया गया है वो अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है कि मुस्लिम लॉ के तहत एज ऑफ प्यूबर्टी को ही एज ऑफ मेजोरिटी के संदर्भ में समझा जाता है। यानी कोई चाइल्ड एज ऑफ मेजोरिटी का तब होगा जब वह एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन करता है। ओके, देखिए अब सोच रहे होंगे आप लोग कि एज ऑफ प्यूबर्टी कितने एज का होगा, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल। आप लोग सोच रहे होंगे, तो चलिए बताते हैं। यदि कोई एविडेंस नहीं है तो जनरली 15 वर्ष की आयु होने पर प्यूबर्टी एज का माना जाता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स निकल के आ रहा है, जैसे मैरिज, डावर और डाइवोर्स। इन तीनों केस में इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 एप्लीकेबल नहीं होगा। बट इनके अलावा कोई भी अदर केस में इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 एप्लीकेबल होगा। तो अब इंडियन मेजोरिटी एक्ट जो है उसमें एज ऑफ मेजोरिटी कितना है, तो 18 ईयर्स। 18 ईयर्स इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के तहत 18 ईयर्स के एज को एज ऑफ मेजोरिटी माना गया है। ओके, तो यहाँ पे एज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी कुछ बात है, जैसे गार्जियन और या फिर कोर्ट ऑफ वार्ड को माइनर्स के लिए नियुक्त किया जाता है जिसकी उम्र 21 वर्ष होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे काइंड्स के बारे में, यानी कि काइंड्स ऑफ गार्जियनशिप। मुस्लिम लॉ रिकॉग्नाइजेस 4 काइंड्स ऑफ गार्जियनशिप। फर्स्ट है गार्जियनशिप इन मैरिज, सेकेंड गार्जियनशिप ऑफ पर्सन ऑफ ए माइनर, थर्ड गार्जियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनर एंड लास्ट इज टेस्टामेंट्री गार्जियन। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा गार्जियनशिप इन मैरिज। इसके अंतर्गत ल्यूनेटिक्स जो अनसाउंड माइंड का है एंड माइनर जो एज ऑफ प्यूबर्टी अभी अटेन नहीं किया है उसका भी शादी वैलिड मैरिज हो सकता है यदि वह शादी उनके अभिभावक यानी कि गार्जियन द्वारा करवाया जाए तब, अदरवाइज मैरिज बिकम वॉइड। ओके, अर्थात यदि माइनर या ल्यूनेटिक खुद से शादी करता है तो उस सिचुएशन में मैरिज जो है वो वॉइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सुन्नी लॉ के तहत अलग है। अंडर सुन्नी लॉ, यानी कि यहाँ पे सुन्नी लॉ के तहत विवाह के प्रयोजन के लिए गार्जियनशिप में कुछ लोग जो हैं वो आ सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ देख लीजिए आप लोग, फादर, पैटर्नल ग्रैंड फादर, ब्रदर, फादर हो गए, पैटर्नल ग्रैंड फादर हो गए, इनसे ऊपर जितना भी आप चले जाइए, फिर ब्रदर हो गए, अदर पैटर्नल रिलेटिव्स जितने भी होंगे सब इस सुन्नी लॉ के तहत गार्जियनशिप होंगे किसी चाइल्ड के मैरिज के लिए। ओके, अब अगर कोई माइनर है तो उसके बाद मदर भी हो सकती हैं। मदर से रिलेटेड मतलब अदर मैटरनल रिलेशंस जितना भी है, इवन जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं वो लोग भी यहाँ पे गार्जियनशिप बन सकते हैं। ओके, तो ये सब तो था कि कौन गार्जियन बनेंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे ये लोग नहीं है, मतलब किसी भी कारणवश ये लोग फेल है गार्जियन बनने में, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है वो इनके गार्जियन होंगे। ओके, यानी कि चाइल्ड के जो जिसका मैरिज होने वाला है उसका। बट यहाँ पे क्या है ना कि सुन्नी लॉ के तहत, ये सुन्नी लॉ का था, अब सिया लॉ में कुछ अलग है। सिया लॉ में फादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर और इनसे ऊपर जितना भी चाहे वो, सिर्फ यही दोनों जो है वो विवाह में गार्जियन बन सकते हैं। यानी कि गार्जियन के लिए सिर्फ उसके फादर एंड पैटर्नल ग्रैंडफादर हाई हाउस एवर को ही रिकॉग्नाइज किया जाता है विवाह करवाने के लिए। ओके, ए मैरिज बाउट अबाउट बाय ए पर्सन अदर देन फादर एंड ग्रैंडफादर इज इंटायरली इनफेक्टिव।
देखिए अगर कोई मैरिज ऐसा हो रहा है जहाँ पे फादर या फिर ग्रैंडफादर के बिना हो रहा है, तो वैसा मैरिज हो वो इनएफेक्टिव हो जाएगा अनलेस रेटिफाइड बाय द माइनर ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। ओके, तो ये तो था हमारा गार्जियनशिप में, गार्जियनशिप इन मैरिज, मैरिज के टाइम में गार्जियन कौन होंगे वो। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है गार्जियनशिप ऑफ द पर्सन ऑफ माइनर। इस केस में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल चाइल्ड दोनों को राइट ऑफ कस्टडी है अपने पेरेंट्स का। ओके, प्रथम स्थान पर मदर आती है। अब इसमें क्या है कि मेल चाइल्ड के केस में और फीमेल चाइल्ड के केस में अलग अलग थोड़ा सा है प्रोविजन बना हुआ कि मेल चाइल्ड को 7 years तक एंड फीमेल चाइल्ड को प्यूबर्टी अटेन करने तक उसकी मदर जो है वो उस मदर के कस्टडी में रहेंगे, बच्चे जो है वो मदर के कस्टडी में रहेगा। ओके, और सिया लॉ के अकॉर्डिंगली कुछ अलग टाइमिंग दिया गया है, जैसे 2 वर्ष तक मेल एंड 7 years तक फीमेल चाइल्ड को कस्टडी में रखेगी उसकी माँ। लेकिन आप लोग खुद सोचिए कि क्या उसके बाद वो खुद का मेंटेनेंस कर सकता है? ऐसा तो नहीं कि वो खुद से 2 वर्ष के बाद ही अपना काम करने लगेगा, सब कुछ मेंटेन करने लगेगा, या फिर 7 years के बाद। तो उसके लिए और भी कुछ प्रोविजंस है। अब देखिए एक और बात है यहाँ कि तलाक के बाद भी माँ का अधिकार बना रहता है। ओके, माँ के अधिकार को हिजनत, देखिए यहाँ पे 2 राइट्स है, मदर का और फादर का। तो मदर के राइट्स को, जो राइट ऑफ कस्टडी है, उसे हिजनत कहते हैं, और फादर के राइट्स ऑफ कस्टडी को हसीम कहते हैं। यानी कि माँ के अधिकार को हिजनत के रूप में माना जाता है, जबकि एक बच्चे को कस्टडी के हकदार मेल यानी कि उसके जो फादर होते हैं वो हजीम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ क्लियर है? यहाँ पे क्या होता है कि फादर जो है वो 7 years से अधिक एज के अपने सन एंड प्यूबर्टी प्राप्त करने वाली अनमैरिड डॉटर की कस्टडी का हकदार है। ओके, पिता द्वारा अन्य व्यक्तियों को संरक्षण के रूप में नियुक्त करके डॉटर के राइट को छीना नहीं जा सकता। अगर कोई फादर अपने डॉटर के लिए किसी गार्जियन को अपॉइंट कर दिए कि आज से उसके गार्जियन वही है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके फादर के ऊपर जो भी राइट था उसकी डॉटर का वो खत्म हो गया, वो तभी भी कंटिन्यू रहेगा। अब एक और चीज है कि हस्बैंड अपनी वाइफ की कस्टडी का हकदार है जिसने प्यूबर्टी अटेन कर लिया है। यदि हस्बैंड प्यूबर्टी अटेन नहीं किया है देन हर मदर इज इंटाइटल्ड टू हर कस्टडी। ओके, हालांकि एक माइनर हस्बैंड अपनी वाइफ एंड चिल्ड्रन के गार्जियनशिप के बारे में के रूप में कार्य कर सकता है। ओके, तो ये था ए सेकेंड टाइप्स हो गया गार्जियनशिप ऑफ द पर्सन ऑफ ए माइनर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, गार्जियनशिप ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी। माइनर के प्रॉपर्टी पे कौन गार्जियन हो सकता है? माइनर्स के प्रॉपर्टी पे कौन गार्जियन होगा? तो यहाँ पे 3 तरह के गार्जियंस आते हैं, लीगल गार्जियन, सर्टिफाइड गार्जियन एंड एक और है डी फैक्टो गार्जियन, आगे की स्लाइड में होगा। तो फर्स्ट है लीगल गार्जियन। लीगल गार्जियन में आ जाएंगे फादर, फादर्स फादर, एंड इन दोनों के द्वारा, इन दोनों में से किसी के द्वारा कोई एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया जाता है तो वो एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय देम अंडर द विल। ओके, एंड नो अदर रिलेशन इंक्लूडिंग मदर, इवन मदर जो है वो भी लीगल गार्जियन नहीं है, मदर जो है वो भी लीगल गार्जियन नहीं कहलाएंगे। ओके, कोई भी अदर रिलेशन माइनर की प्रॉपर्टी में गार्जियनशिप का हकदार नहीं है। ओके, एक लीगल गार्जियन माइनर के प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता है जब तक कि माइनर के लिए उसके प्रॉपर्टी का सेल अति आवश्यक ना हो। वह माइनर की इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी सेल कर सकता है, बट इन सर्टन केसेस, इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसा सर्कमस्टांस होना चाहिए तभी कर सकता है, जैसे कि नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ माइनर, माइनर को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस को देने के लिए उसके पास लीगल गार्जियन के पास कुछ नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो माइनर की इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। और भी कुछ सिचुएशन जैसे डिसीज्ड ऑनर का कर्ज पेड करना है तो वेयर डबल ऑफ इट्स वैल्यू इज ऑब्टेन्ड, उस प्रॉपर्टी का डबल वैल्यू ऑब्टेन किया जा सकता है तब, प्रॉपर्टी नष्ट होने के कागार पर हो तब, ऐसा अगर कोई सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में लीगल गार्जियन जो होते हैं वो माइनर की इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। मदर इज नॉट डी जूरे गार्जियन ऑफ हर
चिल्ड्रन अंडर मुस्लिम लॉ इवन विडो और को हायर। देखिए डी जुरे का मतलब ही होता है लीगल गार्जियन। ओके, तो मदर जो है वो लीगल गार्जियन नहीं है, यानी कि वो डी जुरे गार्जियन नहीं कहलाएंगी। ओके, अब नेक्स्ट है सर्टिफाइड गार्जियन। सर्टिफाइड गार्जियन में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम लॉ द्वारा गार्जियन होने का हकदार है, देन वह कोर्ट के पूर्व अनुमति के बिना भी ऐसा कार्य कर सकता है। अदरवाइज अंडर गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1819 कोर्ट मे अपॉइंट अ गार्जियन फॉर माइनर एंड माइनर्स प्रॉपर्टी। ओके, ये जो एक्ट है अंडर गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1819 के तहत कोर्ट जो है माइनर्स के लिए गार्जियन अपॉइंट कर सकती है माइनर के प्रॉपर्टी के लिए। ओके, तो अब और भी है कि जब जो अपॉइंट करेगी कोर्ट तो क्या होगा, गार्जियन अपॉइंट करते समय कोर्ट कुछ बातों को ध्यान में रखेगी, जैसे एज एंड सेक्स ऑफ माइनर, कैरेक्टर एंड कैपेसिटी ऑफ प्रपोज्ड गार्जियन, कोई नियरर रिलेशन जिसे माइनर चाहता है गार्जियन के लिए, जो उसके लिए थोड़ा कंफर्टेबल है। ठीक है, he may alienate minors property in case of necessity but with the prior permission of court। लीज के केस में 5 ईयर से ज्यादा के लिए प्रॉपर्टी को लीज पर नहीं दे सकता। ओके, अगर कोई लीज पे देना चाह रहा है तो 5 ईयर से ज्यादा के लिए नहीं देगा। यहाँ पे दो सिचुएशन बनता है। देखिए फर्स्ट तो मैं बता दी कि लीज के केस में 5 ईयर से ज्यादा के लिए प्रॉपर्टी को लीज पर नहीं दे सकता है कोई भी सर्टिफाइड गार्जियन। ओके, और दूसरा सिचुएशन बन रहा है कि जब माइनर का एज सीज हो गया है, यानी कि वह माइनॉरिटी क्रॉस कर लिया है और मेजॉरिटी एज का हो चुका है, तो उसके बाद 1 साल से ज्यादा लीज पर प्रॉपर्टी नहीं रखेगा कोई भी सर्टिफाइड गार्जियन। ओके, ये था सर्टिफाइड गार्जियंस के बारे में। अब नेक्स्ट है वो डी फैक्टो गार्जियन। डी फैक्टो गार्जियन के बारे में नेक्स्ट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डी फैक्टो गार्जियन कौन है, तो देखिए ए डी फैक्टो गार्जियन इज वन हु इज नाइदर लीगल गार्जियन नॉर अ गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट एंड येट ही वॉलंटरली प्लेसेस हिमसेल्फ इन चार्ज ऑफ द माइनर्स पर्सन एंड प्रॉपर्टी। मुस्लिम लॉ के तहत ऑल रिलेशंस एक्सेप्ट फादर एंड पैटर्नल ग्रैंडफादर और कोई भी स्ट्रेंजर डी फैक्टो गार्जियन बन सकता है अनलेस दे आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटर बाय द विल ऑफ द फादर, ग्रैंडफादर एंड गार्जियंस बाय द कोर्ट। यहाँ पे 3 चीज बताया जा रहा है कि यहाँ जो 3 है, यानी कि जितना भी रिलेशंस है उस बच्चे का, माइनर्स का, वो सब जो है वो यहाँ पे डी फैक्टो गार्जियन बन सकता है, एक्सेप्ट उनके फादर नहीं होंगे और उनके पैटर्नल ग्रैंडफादर नहीं होंगे जो लीगल गार्जियन है ये लोग, और भी कोई है, ये 2 हो गए, और जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो उनका कैटेगरी कौन सा हो गया, सर्टिफाइड गार्जियन का हो गया। और हम लोग देख रहे हैं डी फैक्टो गार्जियन, तो डी फैक्टो गार्जियन में पीछे वाले जितने गार्जियन उन लोग को छोड़ करके जितना भी रिलेशन होगा वो डी फैक्टो गार्जियन के अंतर्गत आ जाएंगे। जनरली जो डी फैक्टो गार्जियन होते हैं उनके पास कोई राइट्स नहीं होता, ओनली ऑब्लिगेशन यानी सिर्फ ड्यूटीज होते हैं। हालांकि अगर माइनर्स को फूड वगैरह के लिए जरूरी है तो उसके मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है कोई भी डी फैक्टो गार्जियन, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल बिना प्रायर परमिशन यानी कि विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ कोर्ट के केस में सेल वॉइड हो जाएगा। अगर कोई डी फैक्टो गार्जियन है और माइनर्स की इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है किसी भी कारण से, तो उससे पहले कोर्ट से परमिशन लेना होगा, प्रायर परमिशन लेना होगा कोर्ट से। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका जो सेल होगा वो वॉइड हो जाएगा। ओके, तो ये सब तो था डी फैक्टो गार्जियंस के बारे में। डी फैक्टो गार्जियन के अलावा भी एक गार्जियन बच गए हैं, लास्ट टाइप्स है टेस्टामेंट्री गार्जियन। वैसे टेस्टामेंट्री जो गार्जियन है, टेस्टामेंट्री गार्जियन स्पेलिंग देख लीजिए, टेस्टामेंट्री गार्जियन, तो आप लोग स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। टेस्टामेंट्री गार्जियन किसे कहेंगे, तो मैं टी और जी से डिनोट कर देती हूँ, टी एंड जी से। तो टेस्टामेंट्री गार्जियन जो होते हैं वैसे गार्जियन जिन्हें विल यानी वसीयत के तहत
नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, उसे टेस्टामेंट्री गार्जियन कहा जाता है। एंड ओनली पर्सन हु आर इंटाइटल्ड टू अपॉइंट अ गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनर बाय विल आर हिज फादर एंड फादर्स फादर। यानी सिर्फ फादर एंड फादर्स फादर ही टेस्टामेंट्री गार्जियन हो सकते हैं। ओके और यदि किसी एग्जीक्यूटर को अपॉइंट किया जाता है फादर या फादर्स फादर के द्वारा, तो वे माइनर्स के लीगल गार्जियन होंगे। दे कैन अपॉइंट वन पर्सन एज द एग्जीक्यूटर ऑफ हिज विल एंड अ टोटली डिफरेंट पर्सन एज द गार्जियन ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी। फादर एंड फादर्स फादर के द्वारा किसी भी पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है एज ए एग्जीक्यूटर अंडर हिज विल, जो माइनर्स की प्रॉपर्टी के संरक्षण यानी कि गार्जियन के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये था टेस्टामेंट्री गार्जियन। अब आज की इस वीडियो में हम लोग ने मुस्लिम लॉ के अंतर्गत आने वाले गार्जियनशिप के प्रोविजंस को फुल डिस्कशन किए, जितना भी इसका जो पॉइंट्स था मेन पॉइंट्स पे फोकस किए हैं आज। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। एंड अगर आप लोग को कोई भी डॉट रह गया है अभी भी, तो आप वीडियो को फिर से प्ले कर लें, आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्योंकि 2-3 बार अगर आप देखते हैं तो वो चीज़ कंफर्म मतलब अच्छे से याद हो जाता है, उसे आप कभी भूल नहीं सकते। इसीलिए आप 2-3 बार वीडियो को प्ले करके भी देख सकते हैं। और फिर भी डॉट कोई है तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे बता सकते हैं कि क्या डॉट रह गया है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।